बलि ग्रह कैसे होता है? देखिए भगवान, जो सूत्र आपने लग्न कुंडली के लिए पढ़ा था, आवाज आ रही है मेरी? जी भगवान आ रही है। जो सूत्र आपने लग्न कुंडली के लिए पढ़ा था, 16 वर्ग की कुंडली में वही सूत्र चलता है क्या? अगर नवमांस की कुंडली में हम दशा सूर्य की विचार कर रहे हैं कि सूर्य अगर नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, तो इस सिचुएशन में हम सूर्य को बलि तो न मानेंगे? बोलिए जी बोलिए। नीच का ग्रह ग्रह बलि होता है, शुभ फल देगा? नहीं भगवान, नहीं देगा। नहीं देगा। तो बस अब आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता नहीं। एक ही सूत्र पर सारी कुंडली बनी हुई है। तो अगर सूर्य, मान लीजिए कि लग्न कुंडली में सूर्य उच्च का हो जाए, नवमांस चंद्र कुंडली में जाकर भी वह उच्च का हो जाए, और नवमांस कुंडली में भी जाकर उच्च का हो जाए, तब क्या कहेंगे? ऐसा ग्रह वर्गोत्तमी कहता है। और वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छा फल देता है, ठीक ना? जी भगवान। समझ में आया? ना समझ में आया तो मैं फिर इसको रिपीट करूं? गुरु जी आ गया। हाँ। तो अगर सूर्य आपके नवमांश में हो, तो आप यह सबसे पहले कुंडली में यह देखिए कि सबसे पहले दशा क्या बताता है। मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि दशा जो है, आपने आप जन्म पत्रिका के एक कोई ग्रह को आपने चयन किया कि मैं मीन लगन की कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह कौन बनता है? बताइए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी कौन है मीन लगन में? गुरु। गुरु। इस कुंडली का सबसे सुपर पावर ग्रह कौन है? गुरु, है ना? चूंकि लग्नेश है और शायद चतुर्थेश भी हो जाता है, शायद मैं सही हूं तो। मीन लग्न में चतुर्थेश तो नहीं होगा, बुध होगा, मिथुन। पंचमेश दशमेश होगा, दशमेश। दशमेश। हाँ, दशमेश दशमेश होगा। कर्मेश। वाह प्रभु, हरि किशन जी। जी भगवान। हाँ, तो हमको यह देखना है कि हमको गुरु का फल प्राप्त करना है। तो गुरु का फल कब प्राप्त होगा? तो उसके लिए हमने पढ़ा है कि या तो ग्रह अपना फल अपनी दशा में देगा, तो दशा अवधि बड़ी होती है। तो अब दशा के किस भाग में देगा? अब मान लीजिए कि शुक्र की दशा 20 वर्ष की है, और किसी के जन्म पत्रिका में शुक्र बुरे पोजीशन में हो, अच्छे पोजीशन में ना हो, निर्बल हो, अस्त हो, शत्रुगृही हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो, अशुभ भावों का स्वामी हो, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ, निर्बल हुआ, तो 20 वर्ष तक उसके साथ ऐसी ही घटना घटेगी। बोलिए। नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत सुंदर। तो क्योंकि शुक्र पीड़ित है, तो शुक्र
अशुभ फल देगा, लेकिन कब देगा? तो कुछ फल दशा में देगा, बाकी जब जब आपको शुक्र की अंतरदशा प्राप्त होगी किसी ग्रह की महादशा में, तो आपका शुक्र आपको अशुभ प्रभाव देगा। इस बात को सदैव ध्यान दीजिए, जो ग्रह अच्छा है वो हमेशा आपको अच्छा फल देगा। अब कितना देगा ये उसके पावर पर निर्भर है, उसके बल पर निर्भर है, क्षमता के ऊपर निर्भर है कितना देगा। एक 6 महीने का बालक का पावर, शक्ति, कार्य करने की क्षमता, समझने की क्षमता, जीवन जीने की क्षमता, और एक 18 वर्ष के युवा की क्षमता, दोनों का आकलन करेंगे तो हमको बल की क्षमता पता चलेगी, है ना? बोलिए। जी 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 गुरुदेव। तो इसके लिए सडबल देखिए, पहले कुंडली से उसकी, हमारे पास कुंडली आया, हम क्या देखें? पहले प्रश्न का क्या आया? संतान नहीं हो रहा, हमने पंचम को देख लिया, पंचम के कारक को देख लिया, भाव को देख लिया, भावेश को देख लिया, कारक को देख लिया, सारे सूत्रों के देखने के बाद पता चला कि चलिए पंचम स्थान ठीक है, तो बृहस्पति भी ठीक है, लेकिन संतान नहीं हो रहा है। संतान कब होगा? तो जब पंचमेश की दशा हो, अंतर दशा हो, या पंचम के कारक की दशा हो, पंचम देखने वाले की दशा हो। तो इस तरह से जो अच्छा ग्रह होगा, जो उस भाव से रिलेशन बनाता होगा, जो उस विचारणीय विषयों का कारकत्व से जुड़ा होगा, वो अपनी दशा अंतर दशा में ही फल देता है। समझ में आया? जी गुरु जी। जी अच्छा, आप लोगों ने अभी तक शायद ये भी पढ़ा कि किस भाव की दशा शुभ होती है, किस भाव की दशा अशुभ होती है। देखिए, मैंने आप लोग को एक दिया था, दशाएं के बड़े भेद हैं, दशाओं के बहुत भेद हैं। अब एक दशा होती है भाव की दशा, भाव दशा कहते हैं। जैसे अष्टम 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 भाव दशा कैसे होती है? अब मान लीजिए कि अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा, तो वह किस भाव का अधिपति कहाएगा? उसकी राशि हो तो बताइए। जैसे मान लीजिए कि अष्टम में मिथुन राशि बैठ गया, तो अष्टमेश हम किसको कहेंगे? बुध को कहेंगे। बुध को कहेंगे। तो एक भाव दशा, एक भावेश की दशा, एक ग्रह दशा, फिर उच्च दशा, नीच दशा, मित्र दशा, शत्रु दशा, इस प्रकार से कई सारे भेद हैं। और सब भेद आपको बता दिया गया है कुछ के बारे में, कि अगर लग्नेश की दशा चले तो क्या फल होगा, द्वितीयेश की दशा चले तो क्या फल होगा, बताया गया है ना। गुरुदेव प्रश्न था, पूछो। बोलिए। अष्टमेश और भाग्येश दोनों एक ही ग्रह हो और उसकी दशा चल रही हो तो? अष्टमेश और भाग्येश, अब यह इस सिचुएशन में आप यह देखिए कि कोई भी ग्रह है, सूर्य और चंद्र को छोड़कर शेष ग्रह सर्वप्रथम अपने मूल त्रिकोण राशि में ही देते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने यह पढ़ा होगा राशि प्रकरण में, पृष्ठोदय राशियां, शीर्षोदय राशियां और उभयोदय राशियां पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी जी। अब देखिए राघवेंद्र जी, ज्योतिष बहुत गहरा चीज है। यह देखिए कि वह जो ग्रह है अष्टमेश और भाग्येश, अपनी मूल त्रिकोण राशि उसकी कहाँ है? तो अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टमेश हुई तो सबसे पहले वो फल करेगा अष्टम का।
फिर वह फल करेगा भाग्येश का, यानी कि मिश्रित फल भी उसका हो सकता है। अष्टमेश जब अष्टम जब उसकी दशा का आधा भाग आपको अष्टम का देगा और आधा भाग आपको मूल त्रिकोण का देगा दोनों का फल। समझ में आया? जी 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 भगवान। इस ये सिद्धांत सर्वविदित सिद्धांत है। अगर लग्नेश अष्टमेश हुआ, षष्ठेश हुआ, तो लग्नेश अपनी मूल त्रिकोण लग्नेश होने का फल भी देगा, लेकिन षष्ठेश का भी फल देगा। और कब देगा? अब दशा के पूर्वार्ध अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि प्रथम पड़ती है तो पहले मूल त्रिकोण का और तब अपने दूसरी राशि का फल देता है। ये निश्चित है और ये एकदम 100% 100% सत्य बातें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह सिर्फ शुभ फल प्रधान दे, क्योंकि एक ग्रह दो राशियों का अधिपति होता है तो दोनों पर ही उसका प्रभाव होता है। जैसे समझिए, एक पिता के 3 पुत्र हैं तो पिता का जो अधिकार होता है वो तीनों पर न होता है। बोलिए। जी 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 गुरु जी। ऐसा नहीं है भगवान, इसलिए ग्रहों का फल कथन शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इन चीजों को समझें। तो ये बातें हुई कि सूर्य अगर नवमांश बली हो तो जिस भाव के वो स्वामी होंगे उस भाव संबंधित फलों को अत्यंत अच्छा करेंगे। या कोई भी ग्रह नवमांश के बारे में, नवमांश से हम अपने वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, ग्रहों का बल विचार करते हैं। नवमांश में कोई ग्रह अगर अच्छा फल दे तो वो उसे अच्छा ही माना जाता है। ठीक है ना भगवान? हरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है गुरुदेव। भगवान आ रही आवाज आ रही। हाँ, तो नवमांश बलि ग्रह हमें अच्छा फल देता है। अब नवमांश हम नवमांश के बाद और क्या पढ़ना था आप लोग को? हाँ, अब देखिए एक चीज और देखिए। मान लीजिए कि सूर्य जन्म पत्रिका में लग्न स्थान में भी उच्च के हो गए और नवमांश में भी उच्च के हो गए, तब क्या होगा? तो कहते हैं कि उच्चांशक गते भानौ नीच अस्थोपि महासुखम करोति राज्य भारम स दशांते अपि पदम कृशम। अगर जन्म पत्रिका में सूर्य उच्च राशि के हुए और नवमांश में जाकर नीचगत हुए तो इस सिचुएशन में क्या फल होना चाहिए, अच्छा या बुरा? अच्छा ही होना चाहिए गुरुदेव। एक लोग और दे दीजिए तब मैं अपना प्रतिक्रिया दूंगा। एक बार प्रश्न और करिए गुरु जी। जन्म पत्रिका में सूर्य उच्च के हुए और नवमांश में जाकर नीच होते हैं तो क्या फल होना चाहिए? नहीं, अच्छा फल नहीं मिलेगा गुरुजी। अच्छा फल नहीं होगा गुरु जी। क्यों नहीं होगा? उसका कारण? मुझे फल में कमी आ जाएगी। कैसे? चलिए, आप लोगों के चिंतन में थोड़ी कमी है, मैं बताता हूँ। श्लोक में ही मैंने उसका उत्तर दे दिया था, मैं विस्तार करता हूँ। उच्चांशक गते भानु। अच्छा, एक बात बताइए, इसी को पलट दिया जाए, इसी को विपरीत करते हैं हम। कोई ग्रह
जन्म पत्रिका में नीच का हो और नवमांश में उच्च का हो, तब क्या फल होना चाहिए? उसके नीचत्व में कमी आ जाएगी, थोड़ा फल अच्छा देने लगेगा। शास्त्र कहता है यदि नीचगत सूर्य, देखिए बातों को समझिए, नीचगत सूर्य उच्च नवमांश में चले जाए, नीचगत सूर्य जन्म पत्रिका का सूर्य अगर नीच हो और जाकर अपने उच्च नवमांश, अब सूर्य का प्रश्न उच्च नवमांश कौन सा होगा बताइए आप? मेघ है ना? जी गुरु जी, जी गुरु जी। जी गुरु क्योंकि जी। क्योंकि नवमांश कुंडली में जो लग्न होता है वहां पर द्वितीय तृतीय चतुर्थ विचार नहीं होता है भगवान। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो प्रथम भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये संज्ञाएं जो है लग्न में है। जब आप षष्ठ्यांश पढ़िएगा, सप्तमांश पढ़िएगा, अष्टमांश पढ़िए, द्वादशांश पढ़िएगा, अंशात्मक में अब यहाँ पर कहा जाता है कि अमुक, जैसे मान लीजिए कि हमारा नवमांश का लग्न हो गया धनु, तो हम कहेंगे कि सूर्य धनु के द्वितीय नवमांश में हुए, तृतीय नवमांश में हुए, चतुर्थ नवमांश में। इस तरह से गणनाएं होती है। क्या सुमंगल जी जी गुरु जी। बोलिए, होती है ना? गुरु जी उसमें भाव का संबंध नहीं है ना? नहीं नहीं, भाव का वहां वहां यह नहीं देखना है कि अब कह भी सकते हैं कि सूर्य जो है मिथुन के चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव नहीं भगवान, वहां चतुर्थ नवमांश में बैठे हैं। इस तरह से होता है। अब जब अब होरा कुंडली बनाइएगा तो उसमें भाव क्या मिलेगा? अब वहां कहना पड़ेगा प्रथम होरा या द्वितीय होरा में, चंद्र की होरा में या सूर्य के होरा में, है ना? तो गुरु जी बोलिए। जो जन्मांक की गणना करते हैं उसकी गणना अलग है और नवमांश अब इत्यादि लोगों की अलग है। दृष्टान में कुंडली में भाव भाव शब्द लुप्त हो जाता है, वहां प्रथम दृष्टान द्वितीय, तो इसी प्रकार। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर जन्म पत्रिका में कोई ग्रह नीच का हो जाए, कोई भी ग्रह, और वह ग्रह जाकर नवमांश में उच्च का हो जाए, तो वह वास्तविक बात है और अक्षरशः सत्य है कि नीचता कम शुभता देता है। ठीक ना? अगर कोई ग्रह जन्म पत्रिका में उच्च का हो जाए और नवमांश में उच्च का हो जाए, तब क्या कहेंगे? उसे हम वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। वर्गोत्तमी में कुछ चीजें और जो होती है, स्वदृष्टान होना, स्वराशि में होना, स्वक्षेत्री होना, तो उसका पावर अधिक बढ़ेगा। बढ़ेगा ना सुमंगल जी? जी गुरु जी। क्लियर? क्लियर है ना? गुरु जी एक बार और बताइए, थोड़ा समझ नहीं पाया मैं। भगवान ऐसे समझिए कि आप लोगों ने लग्न पहले देखे, आप लोग लग्न कुंडली को समझे। लग्न कुंडली क्या है? जन्मकालीन आकाश मंडल में जो जिस ग्रह हैं वही अस्थायी रूप से पड़े हैं। मान लीजिए कि कोई आपका ग्रह, आपने जन्म पत्रिका को बनाया, वो 30 अंश की है ना? बताइए जी गुरु जी। बताइए हमको, है ना लग्न? आप लोग बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। जी जी गुरु जी। जी गुरुदेव। अब हम इसके अंदर में प्रवेश किए, इसके 30 अंश पर कोई ग्रह उच्च का है, यानी कि 30 अंश का मतलब कि ग्रह अंतिम अवस्था में है और वहां से पुनः उसको चलना है। तो इसके नवमांश में देखे, ग्रह नवमांश में, अगर कोई ग्रह नवमांश में जन्मकालीन कुंडली में ग्रह नीच का हो, मान लीजिए कि सूर्य तुला राशि में बैठ जाए जन्मकालीन में, और नवमांश में उसी लग्न कुंडली के नवमांश में जाकर वो मेष में बैठ जाए, तब उनकी नीचता में कमी आएगी और शुभता में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए कि वही ग्रह त्रिकोणेश हो जाए, त्रिकोण के स्वामी हो जाए सूर्य, पंचम नवम दसम केंद्र के भी एक, मान लीजिए केंद्र 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 केंद्र
कि किसी भाव का स्वामी हो जाए, लग्न का स्वामी हो जाए, लेकिन नीच हो जाए और नवमांस में भी नीच हो जाए, तो उस शुभ भाव के स्वामी होते हुए भी शुभ फल नहीं दे सकते। समझ में आया जी गुरुदेव। क्या? सुमंगल जी, हरिकिशन जी, अनुज जी, आप लोग बताइए। हाँ जी गुरु गुरुजी आपने मतलब बताया कि लग्न में त्रिकोण में हो जाए और उसमें नीच के हो जाए ना? क्या वो नहीं हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं गुरुजी। हम्म। मतलब जन्मांक में त्रिकोण के स्वामी होकर के मतलब शुभ हो जाए और उसमें जाके नीच के हो जाए तो शुभ फल नहीं देंगे फिर वो, भले ही वो शुभ होकर के भी हो। शुभ, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को? भावाधिपति को भी तो देखना है। त्रिकोण, कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो गया और कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित हो, तो वो आपको फल देगा नहीं ना। जी 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 गुरुदेव। अब भगवान अंधा व्यक्ति, ऐसा समझिए कि विक्षिप्त व्यक्ति को राजा के पद पर बैठा दीजिए और पूरा पावर उसको दे दीजिए ऑर्डर, वो राज्य व्यवस्थित रूप से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नहीं। इसी प्रकार है, शुभ भावपति होने से तात्पर्य नहीं है। चलिए हम अपनी पाठ्यक्रम को इसी तरह से बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि नवमांस कुंडली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम जन्म पत्रिका से ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, उसके पूर्ण फल विश्लेषण के लिए नवमांस की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। क्लियर? जी गुरुदेव। बोलिए, सबका क्लियर हो गया ना? जी जी जी। किसी का कोई प्रश्न नवमांस से? तब आगे बढ़ो। गुरुजी हाँ। मतलब नवांश में उच्च का होना चाहिए, नवांश में यदि नीचे का होगा तो फल मतलब उसको कम हो जाएगा। भगवान मैंने क्या कहा कि उच्च का होना नहीं चाहिए। नवमांस उच्च उच्च ना हो, मित्र क्षेत्री हो, मूल त्रिकोण में बैठे, है ना? जी पीड़ित नहीं होना चाहिए, शत्रु क्षेत्री ना हो, जी। इस तरह से, ठीक ना? अच्छा गुरुजी, हम एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि जन्मांक में अपने शत्रु राशि में या फिर नीच में बैठा हुआ है और उसमें उच्च का हो जाए तो मतलब उसकी उसमें निष्ठा में कमी आ जाएगी, मतलब शुभ फल देने लगेगा, है ना? एकदम कमी आ जाएगी, एकदम हाँ। कमी आएगी। एक और जन्मांक में उच्च का हो जाए और उसमें नीच का हो जाए तो अपनी उच्चता में कमी करेगा। जी जी। मतलब जन्मांक से महत्वपूर्ण उसकी जो है नवांश वाली महत्वपूर्ण अधिक है। एकदम अधिक है। जी जी जी, अब समझ में आया। मैंने क्या कहा था कि कोई ग्रह कब बलवान होता है? स्वराशि, स्वक्षेत्री, स्वमूल त्रिकोणी के मूल त्रिकोणी, उसके बाद स्व उच्च राशि, स्वनवमांश, स्वदृष्टान, इतना तक ग्रह बलवान होता है। जी जी दृष्टान जी। भी देखा जाता है, लेकिन नवमांश अधिक होता है, ठीक ना? तो मुझे नवमांश से जैसे हम लोग जन्मांक में भाव के हिसाब से विचार करते हैं, संतान वाला पंचम है या वो ऐसे है, तो इसमें भी मतलब सारे विचार कर सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर लग्न का नवमांश होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं मीन लगन का हमारा नवमांश कुंडली है, तो हम जी कहेंगे कि मीन के नवमांश के, अब जहां ग्रह बैठा है तो वहां देखिए, भगवान अपने गणित में नवमांश निकालना सीखा था ना। ग्रह स्पष्टि के दौरान हम नवमांश कैसे निकालते हैं। जी जी। हाँ, ठीक है ना? चलिए, तो गुरुजी दोनों दोनों जमांगों की आवश्यकता है तुलना करने के लिए। हाँ जी हाँ, गुरु जी अब गुरु देखिए। जी भगवान हाँ, एक सवाल मेरा भी पूछो। गुरु जी मेरा भी एक सवाल है। चलिए, तो आज प्रश्नोत्तरी पर ही हम थी विचार करते हैं। सुनिए, एक एक करके प्रश्न कीजिए और चर्चाओं जी को भगवान। सुनिए। तब भगवान जैसे हमको लग्न कुंडली में एक केमद्रुम योग बन रहा है और नवमांश में आके ये नहीं मतलब खत्म हो रहा है, तो कौन सा माने मतलब क्या होगा इसका?
फल। देखिए 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 हरि किशन जी, नवमांस चक्र जो होता है, बातों को समझिए, लग्न कुंडली आपका आधार होता है। आधार समझते हैं ना? जी जी जी। जी गुरुदेव। नहीं, किसी भी कुंडली को ऐसा ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जो सीधे नवमांस देखता है। देखता है? बताइए कोई। हाँ सही नहीं बात है नहीं, वो। जन्मांक नहीं नहीं। जन्मांक तो उसकी जड़ है ना गुरु जी। हाँ, चलिए उसके बाद प्रतिक्रिया के बाद माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो थी। यहाँ यहाँ से हम ग्रहों को आकलन करते हैं कि कौन सा ग्रह पीड़ित है या कौन सा हमारे लिए शुभ है, कौन सा योग बन रहा है। अब आपने कहा कि जन्मांग में केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है, लेकिन नवमांस में नहीं बन सकता। भगवान, ऐसा 16 वर्ग की कुंडलियां हैं। अब जो चीजें नवमांस में स्थितियां हो, वो जन्मांग में नहीं होगी, चंद्र कुंडली में नहीं होगी, दृश्यकार में नहीं होगी। नवमांस के द्वारा हम ग्रहों का बल आकलन करते हैं। जैसे यहाँ पर केंद्र त्रिकोण योग बना, लेकिन जो योग कारक ग्रह है वो नवमांस में क्या है, तभी यह योग का फल प्राप्त होगा। ये जरूरी नहीं है कि वहां भी यह योग बनना ही चाहिए। अगर वहां भी योग बन गया तो समझिए कि इस ग्रह का जो फल होगा वह अत्यंत प्रभावशाली होगा। समझ में आया हरि किशन जी? हाँ जी, ये तो समझ में आया, लेकिन जो एक सीधा क्वेश्चन का प्रश्न था ना, एक सीधा, क्या? मतलब जैसे इसमें केमद्रुम योग बन रहा है लग्न कुंडली में, हाँ और नवमांस में एक ग्रह है पास में, चंद्रमा के पास कोई दूसरा, एक पहले वाले में, तो ये केमद्रुम योग यहाँ से बलशाली है या खत्म हो गया है, कैसे हो जाएगा मतलब? अब देखिए, केमद्रुम योग जन्म कुंडली में बना है। अब नवमांस में यह देखिए चंद्रमा की स्थिति को आकलन कर लीजिए कि क्या है चंद्रमा। शत्रु क्षेत्री, मित्र क्षेत्री है कि नहीं। फल तो नवमांस से नहीं हम जानेंगे कि कितना देगा, बताइए। हाँ मतलब जन्म जन्म कुंडली से ही माना जाएगा ना उसको तो। हाँ हाँ, जन्म कुंडली से ही मानेंगे। जी जी, और ठीक है। वहां से हम यह देखेंगे, मान लीजिए आपने कहा कि वहां पर चंद्रमा वृष राशि में बैठ जाए, गुरु के साथ दृष्ट हो जाए, तो योग बनाता तो चंद्रमा ही ना है। जी जी, चंद्रमा बताइए। से ही बनता है, चंद्रमा से ही बनता है ना। तो चंद्रमा का जो तो लग्न लग्न की अशुभता नवमांस में खत्म हुई ना। हाँ जी 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 वो। बताइए, अगर यही चंद्रमा इसके अपोजिट विपरीत कर्म में शनि से दृष्ट हो जाता, राहु से युत युत हो जाता, तब क्या होता कि जो केमद्रुम योग था उसका प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता। समझ में आया हरि किशन जी जी? हाँ जी जी, आ गया बाबू, आया। एक कंफ्यूजन में कभी मत रहिए कि जो योग जन्म पत्रिका में बन रहा है वो सारे कुंडलियों में मिलेगा। कंफ्यूजन में मत रहिए। योग हमको जन्म पत्रिका से ही विचार करके और देखना होता है। ये नहीं है कि आप सप्तमांश में भी योग बनाइएगा, दृश्यकार में भी योग बनाइएगा। हाँ, नवमांश तक अगर योग वही योग बन जाए तो हम उसको वर्गोत्तम कहते हैं। वर्गोत्तम ऐसा बोल। योग बड़ा अति श्रेष्ठ होता है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहा है। केमद्रुम योग तो कभी भी बन सकता है, अपनी राशि में भी बन सकता है ना, उच्च राशि में भी बन सकता है, शत्रु राशि में भी बन सकता है जी ना। है? जी तो भगवान। मान लीजिए कि चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा लग्न में, तो चंद्र कुंडली में भी वृषभ में ही बैठेगा, बैठेगा ना। जी, चंद्रमा तो सेम ही हाँ आएगा। हाँ, लेकिन वही जाके चंद्रमा अगर नवमांश में भी वृषभ बैठ गया तब वर्गोत्तम हो गया। ठीक ना? जी तब उसका फल और कमेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जन्म जन्म कालीन ग्रहों की
अशुभताएं नवमांश में शुभता प्रदान करती है, और अगर वहां भी अशुभता हुआ, यहाँ भी अशुभता हो, तो ग्रह ज्यादा प्रभाव देता है। बस यही समझना है। और कोई प्रश्न? जी गुरुजी। कंफ्यूजन खत्म हुआ या नहीं? हरिकिशन जी, जब तक गुरुजी। संतुष्ट ना हो तब तक प्रश्न कीजिए। एक मिनट हो गया आता हूँ। बंद जी, हाँ, हो बोलिए गया। सुमंगल जी। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हमने जैसे अभी इनका ही था चंद्रमा उच्च का हमने देख लिया, यहाँ बैठा हुआ है लग्न कुंडली में केमंद्रुम दोष बना के, लेकिन ये वहां जाके नवांश में जाके उच्च का हो जाता है, या किसी कहीं पे भी बिठा लो आप उसको, चौथी राशि में, पंचम में, छठम में, जिस भाव में वो बैठता है उस भाव के फलों को भी देगा ये, उसको देखना है कि फल हमने लग्न कुंडली से ही देखने हैं सिर्फ? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को अत्यंत धैर्य से समझना चाहिए। देखिए महोदया, एक चीजों को और गौर करना चाहिए। मीन राशि और वृषभ राशि नैसर्गिक शत्रु राशि होते हैं, शुक्र और चंद्रमा के होते हैं ना। गुरु और शुक्र में नैसर्गिक शत्रुता होती है ना। हाँ जी, हाँ जी जी। जी जी गुरुदेव जी। जी जी। चंद्रमा को ही शुक्र शत्रु मानता है ना। जी जी गुरुदेव। अगर यही चंद्रमा तुला में बैठे, यही गुरु यही शुक्र अगर धनु में बैठे, तो हम कहेंगे कि शत्रु क्षेत्री है शुक्र और चंद्रमा, है ना। जी गुरुदेव। जी जी जी। सुमंगल जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप बोलिए सही है कि हाँ नहीं, जी और मैं आपके। गुरुजी। हाँ। हाँ हाँ जी गुरुजी। हाँ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कोई ग्रह किसी राशि में बैठ जाने से उच्च नहीं होता है। उच्च 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 का फल कुछ अंश तक प्राप्त होता है, जिसे हम उच्चांश कहते हैं। आप लोगों ने लिखा होगा कितना अंश तक ग्रह उच्च फल देता है। जैसे सूर्य 10 अंश तक देता है ना। हाँ जी। हाँ, अच्छा। तो अब आपका यह भी देखना होता है कि ग्रह अगर उतना अंश तक है तो उच्च फल देता है। दूसरा बात, एक बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, सार्वभौमिक है, सबको समझ। ग्रह कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है? एक, जहां पर उसका आधिपत्य होता है। आधिपत्य का एक शब्द में समझिए, जिस क्षेत्र, जिस भाव का वो स्वामी हो, जिस भाव का वो कारक हो, जहां उसकी दृष्टि जाती है, वहां तक का क्षेत्र उसको प्रभावशाली होता है। समझ में आया या नहीं? बिल्कुल गुरु। आपको सब लोग को समझ में आया? नहीं जी गुरुजी, भगवान। बताइए गुरुजी। नहीं है, नहीं आया। जी गुरुदेव जी जी जी। एक मिनट, एक मिनट, समय है? ठीक, समय है, मैं तुरंत आपको बताता हूँ। जी गुरुजी। कोई ग्रुप में एक कुंडली डालिए आप लोग, फटाफट। गुरुजी मैं डाल दूं? डालिए डालिए, फटाफट डालिए। डाल दिया गुरुजी। ठीक, दिख रहा है कुंडली? कुंडली दिख रहा है आप लोग को? जी भगवान। जी 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 दिख रहा है। जी अब देखिए सुमंगल जी के प्रश्नों को आप लोग देखिए। यहाँ पर हम किसका विचार करें? एक ग्रह आप लोग ही चुनकर बताइए, कोई ग्रह चूज कीजिए। उधर राहु। लगने का ही कर लीजिए। चलिए ठीक, हम यहाँ पर मंगल का विचार करते हैं। अब देखिए मंगल का
मंगल किन किन क्षेत्रों को प्रभाव देगा? इस जो लग्न का स्वामी होता है पूरे कुंडली का मालिक होता है, पूरे कुंडली का, क्योंकि लग्न ही तो शरीर होता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल का एक प्रभाव होगा लग्न पर, होगा ना? अरे हाँ या ना बोलिए हमको। जी जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। दूसरा प्रभाव देगा द्वितीय स्थान पर, तीसरा प्रभाव देगा जहां उसकी 4, 7, 8 दृष्टि होगी, तीसरा प्रभाव वह अपने कारक स्थानों को देगा। तो सुमंगल जी का प्रश्न था कि मान लीजिए कि जिस भाव में बुरा योग बने तो उस भाव के फल को तो नाश करता ही है, और दूसरा बात जहां पर जिस भाव में अच्छा योग बनेगा उस भाव के फल को वृद्धि करेगा, बल्कि उस भाव से, उस भाव के स्वामी से जहां जहां के प्रभाव क्षेत्र आएंगे उन सबका प्रभाव होता। समझ में आया सुमंगल जी? जी गुरु जी। गुरु जी मेरा ये प्रश्न साथ में ये था कि नवांश में जहां वो बैठा है जिस भाव में, उसके भाव, उस भाव के फल को भी देखना है क्या? मान लीजिए जैसे यहीं पे आप देखिए, आपने मंगल की बात की, मंगल अभी यहाँ पे तीसरे भाव में कर्क राशि में नीच का होके बैठा है, ठीक है। नववांश में देखते हैं हम मंगल ये कुंभ राशि में एकादश भाव में चंद्रमा के साथ ही बैठ गया। अब मंगल यहाँ के एकादश भाव का भी फल देगा, या हमने सिर्फ लग्न कुंडली के मंगल के बारे में बात कर रही है कि यहाँ अच्छा होके बैठ गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया, लेकिन सम राशि में आ गया? नहीं, क्योंकि आप जो नवमास देख रहे हैं वो लग्न का नवमास देख रहे हैं, समझे ना? आप जो नवमास, ये जो मंगल हुआ ये लग्न का स्वामी हुआ ना? लग्न का स्वामी तो नहीं है गुरुजी, ये तो अभी लग्न का स्वामी है ना? होना चाहिए। शुक्र है गुरुदेव, लग्न स्वामी। अभी आपने लग्न कोई का स्वामी नहीं। अभी अपने एक मेष लगन की कुंडली डाली थी। नहीं गुरुजी, अभी इसको तो मैंने तो यही डाली है, की कुंडली गुरु जी यही है। यही है। यहाँ ये पर तो यहाँ 12वें भाव का स्वामी है ना वो आपने अभी डाला था ना ग्रुप में किसी ने दूसरी डाली है भगवान, दूसरे डाली है रोलेश्वर किसी ने। हाँ। अब यहाँ पर शुक्र, मान लीजिए कि ये नवमांश कुंडली है ना? हाँ जी, ये ये लगन कुंडली गुरु जी, ये तो एक मिनट, अब देखिए कि शुक्र इस कुंडली में स्वराशि में है, आप समझिए इसको। स्वराशि में सूर्य नीच राशि में है, नीच राशि में बैठकर उच्च राशि को देख रहा है, तो इन दोनों का जो प्रभाव होगा वो सप्तम भाव को तो प्रभाव करेगा ही, और प्लस वो लग्न को भी प्रभावित करेगा। लग्न के बाद शुक्र जिन जिन चीजों का कारक होगा, जो जो भाव का कारक होगा, वहां तक इसका प्रभाव होगा। सूर्य शुक्र की युति सप्तम भाव के फल को कमी करेगी। समझ में आया ना? हाँ जी गुरुजी। अब जो हमने सप्तम भाव जो देखा गुरुजी, फर्क है, देखो मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। जो हमने सूर्य और शुक्र की युति को देखा, यहाँ पे हमने नववांश के सप्तम भाव को देखा है ना। सप्तम भाव का तो आपने बोला कि ये सप्तम भाव के फलों में, इसके अच्छे फलों में कमी करेगा, लेकिन ये देखो, ये लग्न कुंडली में जो शुक्र है लग्नेश बन के दूसरे भाव में जाके बैठ गया, धन भाव में। हम जो फल कथन करेंगे, हम लग्न कुंडली के हिसाब से धन भाव का फल कथन करेंगे, ठीक है। तो साथ में क्या हमें ये सप्तम भाव का भी फल कथन करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न कुंडली में सप्तम भाव को शुक्र प्रभावित नहीं कर रहा, प्रभावित नहीं। महोदया जी, आप, मैंने कहा कि जिस ग्रह का फल कर शुक्र का जब विचार होता है तो शुक्र सप्तम का कारक होता है ना? जी हाँ जी गुरुजी, होता है। तो जब भी हम शुक्र का विचार करेंगे तो जो ग्रह, मैं शुक्र की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य के साथ दोनों ही कुंडलियों में आपको लग्न को भी देखना है, उसके बाद सूर्य की सिंह राशि को भी देखना है, और उसके बाद उसकी मेघ को भी देखना है, सब चीजों को देखना है।
गुरुजी लग्न में तो हम देख ही लेंगे, लग्न कुंडली में तो हमने देखना ही देखना, ये तो बैठे देखने के लिए है। लेकिन मेरा हाँ। मतलब ये था कि सूर्य, अब यहाँ पे देखो पंचम राशि इसकी यहाँ आ गई, पंचम भाव में आ गई, ठीक है। तो क्या यहाँ का भी फल देखे, सूर्य से अगर सूर्य का फल कथन कर रहे हैं तो यहाँ के पंचम भाव का भी फल कथन करें फिर साथ में। एकदम एकदम करना ही है। मैंने क्या कहा कि देखिए अच्छा, ग्रह किन किन स्थानों को प्रभावित करता है, जहां फिर तो बैठता है। गुरुजी ये हिसाब, फिर तो गुरुजी ये हिसाब हो गया, जैसे भी ग्रह यहाँ बैठे हैं लग्न कुंडली में, जो ग्रह जहाँ बैठा है हम उसका फल कथन करते हैं, उसी के साथ ये नवमांश में जो ग्रह जहाँ बैठा है उसको भी सब कुछ देखना है, भाव का, भावेश का, जहाँ वो बैठा है, जहाँ दृष्टियां डाल रहा है, जहाँ से उसके ऊपर दृष्टियां पड़ रही हैं, सब कुछ यहाँ अवश्य नवमांश में भी देखना है। ठीक है, देखना ही है, तभी तो हम इसके सूक्ष्मता से विचार कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अब सूर्य के पंचम पंचम भाव का भी फल कथन करेंगे कि सूर्य पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहा है। नहीं, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचमेश नवमांश का पंचमेश अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है नीच होकर, कहेंगे ना। हाँ जी, और लग्नकार सूर्य कहाँ है, दिखाइए लग्न में को सूर्य कहाँ है। लग्न का सूर्य तीसरे भाव में है गुरुजी, कर्क राशि में, यहाँ मित्र राशि में आ गया। चतुर्थेश कहिए उसको, चतुर्थेश संबोधन कीजिए। हाँ चतुर्थेश है, लेकिन बैठा बोला ना आपने, चतुर्थेश तीसरे भाव में आ गया। हाँ, तो इसका मतलब कि इस जातक के सुखों की कमी होगी, होगी ना। घर के सुखों की कमी। पराक्रम। चतुर्थ भाव से होने वाले जो भी चीजें हैं उसमें कमी करेगा सूर्य, क्योंकि नवमांश में नीच का है, ठीक ना। हाँ जी, नवमांश नीच का है, तो ये पंचम भाव को भी प्रभावित करे। हम बोले इसको कि भाई पंचमेश बन के जो सप्तम में बैठा है, तो ये पंचम भाव के भी उसमें कमी करेगा, पढ़ाई में, उसमें स्कूल की शिक्षा में, फन में, जो यहाँ से हम पंचम भाव के जो अब भी अब देखते हैं। अब यहाँ पर आप यह देखिए कि इस जातक का ये तो आपने इस जातक का आपने नवमांश चक्र विचार किया है ना। हाँ जी, देखना है, फल कथन करना है, यही हाँ, तो पूछ रही हूँ गुरुजी। तो पंचम भाव का भी करना पड़ेगा साथ में, कि पंचम में भी कमी करेगा, क्योंकि नीच का हो गया अच्छा यहाँ पे एक आके। बार, अच्छा क्यों नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे, अगर सूर्य कमजोर होगा तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि सूर्य जो है नवमांश में पंचमेश है, ठीक ना। हाँ जी, सूर्य जो नवमांश में पंचमेश होकर वो नीच राशि में बैठा है, तो हाँ एक जी, तरह से इसका कहीं ना कहीं विद्या का क्षेत्र को प्रभावित करेगा। अब सूर्य होता है ऊर्जा का कारक, तो जातक के कहीं ना कहीं जो पढ़ाई की तेजस्विता होगी, कॉन्फिडेंस होगा, इन चीजों की कमी होगा। देखिए कुंडली में अगर मान लीजिए कि कुंडली में बुध आपका कमजोर हो गया, हम बुध को बात करते हैं, किसी नवमांश में ही कमजोर हो जाए, आपका जन्मांग में रहे, तो बुध जिन जिन भावों का स्वामी है जन्म चक्र में, जिन जिन चीजों का कारकत्व है, जातक के जीवन में उन चीजों की कमी होगी। समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे बुध धन भाव का स्वामी होके तृतीय में आ गया, पंचम का भी स्वामी होके तृतीय में आ गया, तो अब यहाँ से भी देखना है कि बुध की स्थिति क्या है। फिर यहाँ भी 12वें मीन राशि का बुध 12 में चला गया, तो ये तो वैसे ही खराब हो गया, और तृतीयेश बन के भी बुध 12 में चला गया, तो ये यहाँ अब कमजोर हो बताइए, गया, तो यानी कि अब बुध के बताइए फल कि इसको तृतीय भाव के, 12वें भाव के और धन भाव के फल और कम मिलेंगे इसको। एकदम एकदम कम मिलेंगे, देख लीजिए ठीक इसको। है, बुद्ध बकरी भी हो गया। ये वो तो बल बकरी तो आकलन है। यहाँ, हाँ भगवान ये की तो बल ये हो चीज, गया। अब ये तो बल आप आक रहे हैं कि बकरी है, नीच है, वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए सुमंगल जी, चाहे सभी लोग समझिए, ग्रह जहां बैठता है, जैसे एक एक आप लोग समझिए, पहले सूर्य बैठा सप्तम में, यहाँ का फल करेगा, जहां देखता है वहां का फल करेगा, जहां उसका अधिपत्य होता है पंचम का फल करेगा,
जहां का कारकत्व होता है वहां का फल करेगा। जिनसे शत्रु मित्रता होती है, अगर दृष्टि संबंध बन जाए तो इतना एक ग्रह का प्रभाव क्षेत्र होता है, समझे ना। अब जी अब कोई ग्रह अगर कमजोर हो जाए तो जहां जहां उसका प्रभाव क्षेत्र है उसकी कमी करेगा। ऐसे समझिए, सूर्य का जब प्रातःकालीन धरती पर प्रकाश फैलता है तो सूर्य का प्रकाश जहां जहां फैलता है वहां वहां पर पोषक तत्वों की वृद्धि होती है ना। जी। बोलिए, होती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जी अच्छा, चंद्र का प्रकाश जहां जहां फैलता है तो जो चीजें सूर्य के प्रकाश से मूर्छित हो जाती है, उनके ताप को सहन नहीं कर पाती हैं, या दिन में वो गुप्त हो जाती है, वही चीजें चंद्रमा के प्रभाव से रात्रि में पुनः प्रफुल्लित हो जाती है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो चंद्रमा की रात्रि में वो प्रकट होते हैं और दिन में लुप्त हो जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जी जी जी। अब गुरुजी यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे, दृष्टियां भी काउंट करनी है ना इसमें फल कथन में, नवमांश के। तो शनि की मैंने तीसरी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे। हाँ जी। मैंने क्या कहा कि ग्रहों के बल आकलन के लिए नवमांश कुंडली जरूरी है। अब यहाँ पर आप सब चीज लगाइए ना कि शत्रु तो शनि क्षेत्री की बैठा है, हाँ। दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, उसको देख लीजिए। आप ही लोग ने एक दिन प्रश्न किया था कि कोई शुभ ग्रह की दशा चल रही है, अच्छा ग्रह है, लेकिन उसके जीवन में उतनी शुभता नहीं मिल रही है जितना शास्त्र कर रहा है। यही चीजें बताती हैं क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक है जी। गुरु दोनों कुंडली देखनी है, मैं लगन कुंडली भी है, नवान कुंडली भी है। अभी हाँ, बहुत दोनों कुंडलियां देखनी भगवान है। भगवान अभी बहुत कुंडलियां आपको देखने होगी। चलिए ना अभी आगे, अभी इतना ही पर ठीक है मत गुरु। कहिए। अभी तो चरण बढ़ा रहे हैं आप। समुद्र के गहराई में अभी एक चरण प्रवेश किए। ज्योतिष की गहराई में जितना जाइएगा ना उतना, जब आप समझिए ज्योतिष आपको कब आएगा, जब मन में आपके संशय आने लगे और मन के अंदर में प्रश्न जागने लगे, तब समझिए कि ज्योतिष विद्या आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। एक कन्या की तरह वरमाला लेकर आपको वरण करने के लिए तैयार है, क्योंकि साधारण आदमी के मनुष्य में ये सब प्रश्न नहीं आते हैं, जिज्ञासा ही नहीं जगती है। वो क्या समझेगा ज्योतिष? और ज्योतिष भविष्य कथन होता है, इसी के आधार पर किसी का भविष्यवाणी कीजिएगा तो सफल होगा। तो इसके लिए आपके पास नियम होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए, तभी तो आप किसी का फल कथन कहिए। गुरु जी इसमें द्वितीय भाव का थोड़ा विचार किया जाए गुरु जी। क्या? जो कुंडली पड़ी है इसमें द्वितीय भाव का विचार, जैसे शुक्र जो है मिथुन राशि की उसमें बैठा हुआ है। अनुज जी आप स्वयं कीजिए। भगवान मैं कर दूंगा आपको, समय आप अपने से कीजिए। क्या दिक्कत क्या है द्वितीय भाव में? देखिए द्वितीय की स्थिति देखिए, द्वितीय भाव के कारक को देखिए, द्वितीय भाव को आप इतना समझ लीजिए साधारण स्तर पर कि कोई ग्रह अगर पीड़ित होगा तो जहां का नेतृत्व कर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हुआ तो अगर वो दिल्ली का कुर्सी पर बैठेगा तो वहां भी भ्रष्टाचार ही करेगा ना। बोलिए। जी 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 गुरु जी। तो उसी प्रकार ठीक है, यहाँ तो ग्रह शुक्र जो मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो अभी हम फल कथन की तरफ हम दशाओं को पढ़ रहे हैं। आज इन्होंने प्रश्न कर दिया और ये जरूरी प्रश्न था, ये मैं बताने वाला था, लेकिन आपने प्रश्न मैं तुरंत बताने वाला था। ये जो नवग्रहों की दशा के बाद यही चैप्टर बताने वाला था कि अब यह ग्रह कहाँ कहाँ फल कथन करेगा, लेकिन आपने कर दिया, बहुत अच्छा है, वो चीजें आ गई। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ का कारकत्व है प्राप्त, जिस भाव का स्वामी है, जहाँ मित्रता की संबंध होती है, ये 5-6 स्थानों तक ग्रह का प्रभाव होता है। ठीक है ना भगवान? जी गुरु जी।
गुरुजी समय हो गया गुरुजी। हाँ, कक्षा को समापन किया जाए। और तो गुरुजी गुरुजी हाँ। इसमें जब हम उपाय देते हैं तो लग्न कुंडली से ही देंगे ना, उसके उपाय तो हम नवांश से तो नहीं देते। न, न, नवमांश तो आपका बल है, और वो देखना होता है कि ये पीड़ित कितना है, उसके आधार पर हम उपाय करते हैं। बस इतना ही देखना। हाँ, बस हाँ इतना ही देखना कि पीड़ित है, पीड़ित कितना है, उसके आधार पर, लेकिन हाँ उपाय लग्न से ही होंगे, लग्न कुंडली से। जी जी, हाँ। धन्यवाद जी। हमको एक्टिव तो लग्न को ही न करना है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हमारा समझ में आ रहा है ना। देखिए, मन में अगर पढ़ाई हो और मन में भ्रम रह जाए तो ऐसी शिक्षा से क्या लाभ, है ना। गुरुजी एक जी मेरा जी प्रश्न, गुरुजी। जी एक मेरा प्रश्न गुरुजी, आपने जो पिछली बार कुंडली डाली थी प्रतियोगिता के लिए, उसमें सारा तो हो गया, लेकिन गुरुजी उसमें एक प्रश्न था वो नहीं समझ में आ रहा, जैसे विवाह हुआ या नहीं हुआ। गुरुजी वो नहीं समझ में, वो आता नहीं हमें। वो आपने पता नहीं देखना सिखाया कि नहीं सिखाया, मैंने नहीं, क्लास नहीं अटेंड चलिए, की होगी। ऐसा करते हैं कि हम दशा को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। जी अब तो जी अब तो इसी लेवल पर दशा पढ़ाते जी हैं। हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास 4 दिनों का सिर्फ इस क्वेश्चन पर चलाएंगे कि जातक का विवाह कब होगा, ठीक है ना। सिर्फ सप्तम भाव पर अगर आप लोगों की सहमति होगी तो। जी गुरुजी, बिल्कुल जी सहमति है। गुरुदेव। जी बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। भगवान, जरूर चलाएंगे। जी क्या गुरुदेव। सुमंगल जी। जी भगवान, हाँ बहुत सुंदर है। जी हाँ सहमत जी हूँ गुरुदेव। गुरुजी, बिल्कुल। क्योंकि ये प्रश्न काफी कठिन है कि किसी की कुंडली देख के बताना हमारे जैसों के लिए काफी कठिन है कि उसका विवाह हो चुका या नहीं अरे हुआ। महोदया, आप हमें क्या इंतजार की, आप थोड़ा सा धैर्य, उतना उतना आप लोगों ने धैर्य बढ़ लिया, थोड़ा सा इस दशा प्रकरण के बाद आप लोग सब कुछ बता सकते हैं। देखिए, जीवन में कभी भी अपने को किसी से कम मत आंकिए, कभी मत आंकिए। आपकी कमी ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है, समझे ना। इसलिए कम मत आकिए, आप कर सकती हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ का हमें तो गर्व होता है। मैं कहता हूं लोगों से कि देखिए, आज हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको इतना ज्ञान है कि बिना जन्म पत्रिका के किसी व्यक्ति के मन में जगने वाले प्रश्न बता सकते हैं, और अभी भी बता सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, इसमें से जिनका नाम ले लो, जो लोगों ने पढ़ा है, वो लोग बता सकते हैं। क्या हरि किशन जी। जी भगवान, बिल्कुल सही बात है। एक दिन फिर मैं गर्व करूंगा, अहंकार कहिए, जय कहिए, कि यही कक्षा में आप लोग ये बता सकते हैं कि जातक का संतान कब होगा, क्यों नहीं हुआ। तो एक कोई नॉर्मल, अभी आप लोग इसके जब इन चीजों को समझ जाइए तो ये चीजें बता पाना नामुमकिन नहीं है, एकदम मुमकिन है। पहले हम दशा को खत्म करते हैं, विषयांतर हो जाएंगे तो हमारा भटक जाएगा। इसलिए हम एक चैप्टर चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी कुंडलियां हैं जो विवाह से संबंधित हैं, हम उस पर ही विचार करेंगे। और मैंने कई कुंडलियों में किया है विचार, और जिनकी सफलताएं भी प्राप्त हुई है तो उसका भी कारण बताऊंगा, और न होने कारण। इसलिए एक्स्ट्रा अभी हम दशा पढ़ लेते हैं संक्षिप्त रूप से, उसके बाद आप लोग फिर गोचर प्रकरण में ही हम विवाह का विचार करेंगे, ठीक ना। ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है गुरुजी। गोचर जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग बहुत चीज पढ़ लेंगे। फिर अष्टक वर्ग, फिर हमारा कक्षा का समापन की ओर थोड़ा उपाय प्रकरण आपको बता देंगे कि ग्रह का उपाय कौन कौन सा करना चाहिए, थोड़ा रत्न की चर्चाएं हो जाएगी, थोड़ी प्रश्न कुंडली हो जाएगी। उसके बाद इस कक्षा को समापन करके नया, जो लोग सीखना चाहेंगे अपना एक सब्जेक्ट लेकर, इस कक्षा से अलग एक कक्षा चिकित्सा, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, एक अलग सब्जेक्ट लेकर, नियम यही रहेंगे। अब उसमें आपको बस अलग तरह से एक चीज खोजना होता है, ठीक ना। ठीक है जी जी। गुरुजी। जी हाँ, जी जी। चलिए, धैर्यता से चलिए। और हमें लगता है कि आप लोग को कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, 1 घंटे की कक्षा में व्यर्थ नहीं जा रहा होगा।
जी जी गुरुदेव काफी समझ में आ रहा है, काफी आ रहा है। और आप लोग प्रति उत्तर दीजिए। सुमंगल जी आप भी दीजिए, 4 ही प्रश्न का दीजिए, जी, 3 ही प्रश्न का दीजिए, और सब लोग कल तक डाल दीजिए। और बल्कि सुमंगल जी आप ठीक है खुद गुरुजी। कॉपी जांच करके मार्क्स दीजिए। आप परीक्षार्थी ना बन के परीक्षक बनकर सहयोग कीजिए, क्योंकि अकेला हूं। आप कुंडली 2-4 कुंडली आप देखिए, मैं देखता हूं लोगों का प्रश्न, और आप लोग नंबर हम लोग मिलकर इनको देते हैं, और फिर परिणाम की घोषणा करेंगे। तो आप लोग जी कुंडली जी गुरुजी। ग्रुप में डालिए, ग्रुप में ही कल तक डालिए। सब लोग डाल दीजिए, कल से सोमवार तक डाल दीजिए। और अगर विलम्ब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जांच करने के बाद प्रश्न उत्तर आपका परिणाम थोड़ा काउंटिंग करने में समय लगेगा, ठीक ना? गुरुदेव जो अंजलि वाली कुंडली डाली इसी के बारे में बोल रहे हैं आप? ठीक है गुरुजी। नहीं मैंने डाल दिया हूँ। सबसे हरिकिशन जी गुरुदेव आप डाल दीजिए। जी भगवान। गुरुजी ने इसी लिंक में जो कक्ष फलित वाली में डाला हुआ है, देख लीजिएगा, उसका फलित करना है। सोमवार को डाला हुआ है। गुरुदेव किस नाम से है वो? ये 16/6 गुरुजी 1995 चली की गए है। हैं, आप देख लीजिए, आप देख लीजिएगा। ये अरे आज राहुल जी ने डाला, इसके पहले डाल रखा है। है कुंडली। सुनिए सुनिए सुनिए, गुरुजी ने एक जी गुरुदेव। कुंडली डाली थी पिछले सोमवार, और एक कुंडली डाली है आज सुबह में। फलित उसमें है, ये सनातन ज्ञान संस्थान वाले में डाली हुई है गुरुजी ने कुंडली। 2 कुंडलियां डाली हैं, लेकिन फिलहाल आप पिछली कुंडली जो मंडे की है उसी को डालें। अगर गुरुजी ने जी आज्ञा दी, महोदय, इसको जो कर सके तो फिर से दूसरा इसमें डाल सेंड दें। कर दीजिए, इसमें दिख जाएगी। भगवान कक्षा का रिकॉर्डिंग चालू है, आप लोग चर्चा बाद में कर लीजिएगा। बाकी आप लोग सभी लोग लेफ्ट होइए। प्रभु जी शांति प्रार्थना हो गई है तो आप लोग लेफ्ट होइए, नहीं तो कोई प्रभु जी शांति प्रार्थना का पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। आनंद जी आप लास्ट में लेफ्ट होइएगा, सभी लोग को लेफ्ट करके, ठीक है? जी प्रभु जी, हाँ। सभी लोग कक्षा छोड़ सकते हैं। भगवान, कक्षा समाप्त हो गई है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।